हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ श्रुति और ये जो वीडियो है ये आप लोग का पार्ट 5 है ऑफ चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस क्लास 11th हिस्ट्री। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने यूनिवर्सिटीज़ एंड ह्यूमनिज्म देखा, द ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री देखा। इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे, द साइंस एंड फिलोसफी, द अरब्स कॉन्ट्रीब्यूशन, साथ ही साथ में आर्टिस्ट एंड रियलिज्म। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को ज़रा ऊपर से ज़रा समझते हैं हम लोग। सबसे पहले बच्चों आप लोग का द साइंस एंड फिलोसफी, द अरब्स कॉन्ट्रीब्यूशन। सो स्टूडेंट्स, अगर मान लो कि ये है आप लोगों का मिडल एजेस, ठीक है, मान लो ये मिडल एजेस है 5th से लगभग आप लोगों का 9th सेंचुरी मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, इस टाइम पीरियड में लोगों के दिमाग पर ना चर्च ने कब्जा करके रखा होता है। अब इससे पहले वाले टाइम पीरियड पे चले तो ये रोमन्स और ग्रीक्स का टाइम था। इस टाइम पे क्या होता ना कि रोमन्स ने यहाँ पर लोगों के दिमाग जो थे ना वो खुले हुए थे, मतलब मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में, इन सभी चीज़ों में ये सारे लोग क्या थे, ये सारे आगे थे। लेकिन ये वाला टाइम पीरियड जब आया ना तो यहाँ पर चर्च ने लोगों के दिमाग पे एकदम कब्जा कर लिया, अंधविश्वास, ढोंग, न जाने क्या क्या लोगों के दिमाग में भर दिया। इसीलिए इस टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है, डार्क एज कहा जाता है, ठीक है। अब लेकिन इसके बाद का जो टाइम पीरियड आया, जैसे हम रेनेसेंस करके हमने पढ़ा है, रेनेसेंस में क्या होता है ना, कल्चर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ना ये लोगों ये सब छोड़ के यहाँ के जो स्कॉलर्स थे, फिलोसफर्स थे, थिंकर्स थे, उन लोगों ने इन ग्रीक्स और रोमन्स की राइटिंग्स को पढ़ना शुरू किया और यहीं पर आता है अरब्स का कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला टाइम पीरियड जो है अब इससे हटकर नया निकलने वाला है। अब ये वाली चीज़ें फिर से रिवाइव होने वाली हैं। तो इसी का बच्चों होता है बच्चों रीबर्थ, जिसे हम कहते हैं रेनेसेंस, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर हम बात करें मिडल एजेस की, तो मिडल एजेस में जो क्लर्जी थे, जो चर्च के जो लोग थे, वो लोग ग्रीक्स और रोमन्स की राइटिंग से भली भांति परिचित थे कि ग्रीक्स ने, रोमन्स ने एस्ट्रोनॉमी पर, मैथमेटिक्स पर, नेचुरल साइंसेस पे क्या क्या चीज़ें लिख रखी हैं, उनको पता था। लेकिन इन चर्च के लोगों ने कभी उन चीज़ों का प्रचार प्रसार ही नहीं किया, कभी उन लोगों ने उनको आगे ही नहीं बढ़ने दिया कि लोग उसको पढ़ें, उसको समझें, उसको जानें, क्योंकि अगर लोग पढ़ने लगेंगे तो फिर इन लोग का तो काम ठप हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है बच्चों, लेकिन 14th सेंचुरी से रेनेसेंस की स्टार्टिंग से क्या होता है ना, यहीं पर रीबर्थ होता है, रेनेसेंस होता है। यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे स्कॉलर्स ने जो पुराने ग्रीक्स और रोमन्स राइटिंग्स थे उनको रीड करना शुरू कर दिया। लेकिन कैसे रीड किया, तो उनके ट्रांसलेटेड वर्क्स को रीड किया, ठीक है। अब यहीं पर आता है अरब का कंट्रीब्यूशन। अब ये ट्रांसलेटेड वर्क तो ठीक है, लेकिन किया किसने ट्रांसलेट, तो ये किया अरब्स ने, ठीक है। जैसे कि इन लोगों ने आप प्लेटो और एरिस्टोटल का आपने नाम सुना होगा, ये बहुत ग्रेट थिंकर्स हैं स्टूडेंट्स, बहुत ग्रेट थिंकर्स हैं। इन लोगों ने, मैं आपको बताती हूँ कि जब 500 BC के आसपास, जब उससे भी पहले, मतलब आज से लगभग 2-2,500 साल पहले, जब इन लोगों ने मोनार्की और डेमोक्रेसी के बीच में कौन अच्छा है इस पर डिबेट किया था। आप सोच सकते हो कितने ये लोग मतलब कितने ग्रेट थिंकर्स रहे होंगे। तो अब क्या हुआ ना बच्चों, इन अरब के लोगों ने क्या किया ना, इनके वर्क को ट्रांसलेट करना शुरू किया, इनके मैन्युस्क्रिप्ट्स को। पहली बात क्या किया, उनको प्रिजर्व करके रखा, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ क्या, उनको ट्रांसलेट किया। जैसे कि प्लेटो का जो नाम था ना, जब इन्होंने राइटिंग्स, जैसे कोई चीज़ है वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, उन्होंने अपने उसमें चेंज करके इसको प्रिजर्व कर लिया और कुछ चीज़ें लिख दी, तो अब कुछ चीज़ें वो लोग बदल देंगे। तो बच्चों, प्लेटो का नाम क्या रखा गया था इन लोगों ने, प्लेटो का नाम रखा था अफलातून, ठीक है। और दूसरे कौन है, हमारे एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल का नाम क्या है, अरिस्तु। बच्चों, नाम, कैरेक्टर्स के नेम बदल दिए जाते हैं, ठीक है, अपने अपने हिसाब से। अब क्या होता है अरेबिक में, जैसे इन लोग की जो लैंग्वेज थी क्या थी, अरेबिक थी, अरेबिक में लोग ट्रांसलेट कर देते थे। अब क्या होता था स्टूडेंट्स कि जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे, एक तरफ तो इन अरेबिक ट्रांसलेशन को पढ़ते थे, ग्रीक के अरेबिक ट्रांसलेशन को पढ़ते थे, साथ ही साथ में कुछ यूरोपियंस क्या करते थे, इस अरेबिक ट्रांसलेशन को और ट्रांसलेट करते थे, सो दैट कि जो बाकी के यूरोपियंस हैं वो पढ़ सकें, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे पर्शियन, अब यहाँ पर एक चीज़ आता है कि आखिर सब्जेक्ट क्या थे, किन सब्जेक्ट भी सारी चीज़ें लिखी गई थी। तो बच्चों, ये थे आपके नेचुरल साइंसेस पर, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, केमिस्ट्री, इन सब चीज़ों पर। अब एक बुक है बच्चों, उस बुक का क्या नाम है, अल्मगेस्ट, ठीक है। किसने लिखा है, तो टॉलमी, यहाँ पर पी जो है ना वो साइलेंट है, तो किसने लिखा है, टॉलमी ने लिखा है, टॉलमीज एल्मेगेस्ट। ये एक बुक है, ये एस्ट्रोनॉमी पर लिखी गई किताब है, जो रिटन किसमें थी, किसमें लिखी गई थी, ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई थी। याद रखना,
ये ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई थी, ठीक है। अब ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई मतलब बहुत पुरानी है। अब बिफोर 140 CE, तो आप समझ सकते हो कि कितनी पुरानी। CE का मतलब क्या होता है, करंट एरा, ठीक है। BC के बाद ये करंट एरा चल रहा है, ठीक है। तो अब ये जो 140 CE है, इसमें इसको अरब्स ने ट्रांसलेट किया अरबिक लैंग्वेज में, और जब इन्होंने इसको अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया ना, तो इसमें एक आर्टिकल आया अल। इसी अल से, ये एक अरबिक आर्टिकल है, और इसी अल से पता चलता है कि क्या कनेक्शन रहा होगा ये अरब्स और ग्रीक में। तभी तो ये कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो इससे पता चल जाता है, ठीक है। अब बच्चों बहुत सारे मुस्लिम राइटर्स रहे हैं, बहुत सारे फिलोसोफर्स रहे हैं, स्कॉलर्स रहे हैं। तो मुस्लिम राइटर्स में से बच्चों इन लोगों को इटालियन वर्ल्ड में, अब इटालियन वर्ल्ड क्या है बच्चों, ये यहीं पर तो रेनेसेंस की स्टार्टिंग हुई थी, यहीं पर तो बहुत सारे स्कॉलर्स थे, फिलोसोफर्स थे। तो इटालियन वर्ल्ड में इन मुस्लिम स्कॉलर्स को मैन ऑफ विजडम कहा जाता है। मैन ऑफ विजडम मतलब ज्ञानी लोग कहा जाता है। जैसे इसमें एक नाम है इब्न सिना, जिसको वेस्ट में, जैसे कि बच्चों नाम मैंने बताया ना कि नाम बदल दिए जाते हैं, कैरेक्टर्स बदल दिए जाते हैं राइटिंग के, वो वेस्ट में क्या कहा जाता है, लैटिन लैंग्वेज में अविसेना नाम बदल दिया जाता है। 980 से 1037 के बीच का इनका पूरा टाइम पीरियड था, और ये एक क्या थे, अरब फिजिशियन थे, ठीक है। और साथ ही साथ में फिलोसोफर ऑफ बुखारा इन सेंट्रल एशिया, ये इन लोग के जगह के नाम है कि फिजिशियन थे, फिलोसोफर, इनको कहा जाता है ना, ये रेनेसेंस मैन थे, जो एक ही टाइम पर बहुत सारी चीज़ें हो जाते हैं ना। ये साथ साथ में आप देखोगे कि जो आगे चल के आप बहुत सारे नाम पढ़ोगे, जो ये लोग बहुत तेज़ हुआ करते थे, रेनेसेंस मैन इनको कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद एक और नाम है बच्चों यहाँ पर इब्न रुश्द। इब्न रुश्द को अवीरोज कहा जाता है लैटिन में। इनकी ज़िंदगी 1126 से 1198 तक रही, 12th सेंचुरी के थे ये, और ये एक अरब फिलोसोफर थे स्पेन के, अरब फिलोसोफर थे स्पेन के, और जिन्होंने क्या किया कि फिलोसफिकल नॉलेज, और जिसे क्या कहा जाता है, फलसुफ फिलोसफिकल नॉलेज और रिलीजियस बिलीफ्स के बीच में जो टेंशन होती है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की। इसका मतलब क्या है बच्चों, जैसे कि ध्यान से सुनना, फिलोसफिकल नॉलेज में हम चीज़ों को सोचते हैं, फिलोसफी आती है कि अरे रे, लेकिन रिलीजियस बिलीफ में क्या होता है ना कि आंख बंद करके, मतलब रिलीजन के नाम पे कुछ भी ऐसा कह दिया वैसा कह दिया। तो इसीलिए उन्होंने जो टेंशन थी उनको रिसॉल्व करने की कोशिश की, और बहुत सारे क्रिश्चियन थिंकर्स ने उनके इन मेथड्स को अडॉप्ट भी किया। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि अरब का कॉन्ट्रीब्यूशन बताओ साइंस और फिलोसफी में, तो आपको बता देना यहाँ पर इब्न सिना, ये इब्न रुश्द, फिर इन सब के नाम आप लिख दोगे, टॉलमीज, एल्मगिस्ट, ये कुछ नाम याद रखना, और फिर आपके पेपर में आना इनको लिख देना, बहुत परफेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। अरिस्तु, एरिस्टोटल, अफलातून, प्लेटो, इन सब के नाम याद रखना, सब चीज़ें आप सही लिख कर आओगे। अब देखो दूसरी चीज़ क्या आती है बच्चों कि ह्यूमनिस्ट जो थे, अब ये ह्यूमनिस्ट कौन है, यही तो वो लोग हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पर क्या किया, जोर दिया, लॉ पर जोर दिया। अब इन्होंने क्या किया ना धीरे धीरे कि ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे नए नए सब्जेक्ट, रिवोल्यूशनरी सब्जेक्ट्स यू कैन से, तो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट क्या हुआ कि इन लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ में धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होने लगे। जैसे आपके लॉ हो गया, मेडिसिन हो गई, थियोलॉजी हो गई, स्कूल्स में भी इंट्रोड्यूस किया जाने लगा, ठीक है। और सिर्फ इटली में ही नहीं, साथ साथ में और भी यूरोपियन कंट्रीज़ में साथ ही साथ में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो रेनेसेंस है ये किस तरीके से धीरे धीरे फैल रहा था।